प्रेमोनिशन में हमें कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक सदमा झेलते हैं तो प्रेमोनिशन आना शुरू हुआ। हमारे दादा चले गए, हमारे पिता चले गए, हमारी माता का देहांत हो गया, तब प्रेमोनिशन आना शुरू हुआ। एक तो ये मिलता है, एक मिलता है जन्मजात प्रेमोनिशन आ रहा था बच्चे को। पैदा हुआ, उसे दिखा कि मैं मध्य प्रदेश में कहीं पे था। कई बच्चों के आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, मिलेगा आपको कि उन्होंने पैदा होते बताया कि मैं कहीं सेठ था। क्या कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस होते हैं किसी की कुंडली में? क्योंकि देखिए सबको तो ये एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। हर ग्रह की अपनी प्रेमोनिशन का अलग अलग नियम है। दृष्टि हर एक के पास है जी। कोई इस दृष्टि पे है तो कोई इस दृष्टि पे है। फर्क इतना है, कोई यहां से कम देख पाता है, कोई यहां से ज्यादा देख पाता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि केतु का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुपिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सैटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देख मून भी सकता है, देख मार्स भी सकता है, देख राहु भी सकता है। नास्ट्राडामस के बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने भविष्यवाणी खुद दी, बट वो केमिकली इंड्यूस था, और इस पे काफी सारे डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएंगे नेट पे कि वो केमिकल इंडक्शन फॉर्म में पहुंचते थे। ब्रेन नाम एक टाइमलाइन को देखने का नियम है जी। बट मैम एक सही बात यह है कि टाइम तो ऐसा है कि आप जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यहीं पे ही है। ये ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है, तीनों एक साथ होते हैं। राइट। आप जब बिंदु हो जाते हैं आपको सब दिख रहा होता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज का जो मैं विषय लेकर आई हूं ना, ये आप सभी से जुड़ा है। जुड़ा कैसे? कई बार ऐसा होता है हम साधनाओं में नहीं होते हैं, फिर भी हमें घटनाओं के ना पहले से आभास हो जाता है। कई बार आप सभी के साथ डेफिनेटली हुआ होगा कि जिसका फ़ोन आने वाला है, रात को ही उसका सपना आ गया और अगले दिन आपने सुबह देखा तो वो व्यक्ति ने फ़ोन कर दिया। ये बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं जो हम सभी के साथ बहुत होती हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों हमें पहले से घटनाओं का पूर्वानुभास हो जाता है? प्रेमोनिशन बोलते हैं इसको। आज हम इस पर बात करेंगे। हम एक मिस्टिकल कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे, साथ ही हम थोड़ा सा ना ज्योतिष की नज़र से भी इन घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे साथ जो आज के मेहमान जुड़ रहे हैं, यूँ तो स्पीकिंग ट्री पर कई बार आप सभी उनसे मिल चुके हैं, लेकिन पहली बार है कि मैं उनके साथ आज बातचीत में जुड़ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी जो पूरी एक जीवन रहा है, एक डॉक्टर के बाद एक साधक, एक हीलर, एक रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर, और जिस तरीके से वो उन सारी चीज़ों को देखते हैं ना, ये पराविद्याओं को देखते हैं, वो बड़ा अलग ही चश्मा है। तो मैंने आज सोचा कि इन सारी पराविद्याओं पे उनसे एक बहुत स्पेशल एपिसोड शूट किया जाए। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सिद्धार्थ भारद्वाज सर का। सर, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। हम आगे चलने से पहले एक बार ईश्वर की आराधना करना। जी जी बिल्कुल सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आपने तो मेरे इष्ट महादेव से ही शुरुआत की है इस पॉडकास्ट की सर। तो मुझे लगता है कि आज जो भी महादेव को मानते हैं, शक्ति को मानते हैं, वो सब जाएंगे नहीं एक घंटा कहीं भी। मैम, हमारी औकात कुछ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अगर उनका आशीष ना हो तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, हम किसी की सामर्थ्य नहीं कि हम कोई बात कर पाए। मेरे आराध्य शुरू से नहीं थे महादेव, पर एक प्यार था महादेव से। माइंड लॉजिकल बहुत था, संशय करता था कि है कि नहीं है, बट धीरे धीरे जब आगे बढ़े ना तो आज इनके साथ जीते हैं। खाली इन्हें मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, ध्याते ही नहीं, इनके साथ जीते हैं। तो बहुत मजा आता है। आप महादेव की बात करेंगे ना तो पूरा पॉडकास्ट महादेव पर ही हो जाएगा, हम अपने विषय पर नहीं आ पाएंगे। मैम एक्चुअली मेरी मुसीबत है कि महादेव बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे लिए। प्लीज।
घटनाओं का जो पूर्वानुभास होता है जी, सर, हम उस जी। पे आज बात करेंगे। जी। सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे जानना चाहती हूँ कि ये किन लोगों के साथ होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ पर्सनल भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इलाजी हमें ना पहले से पता चल जाता है भविष्य में क्या होने वाला है। उनके लिए ना देखिए सर, आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ। हम लोगों के लिए शुरुआती दौर में और बाकी लोगों के लिए भी शुरुआती दौर में ना बड़ा मुश्किल होता जी, है। बिल्कुल, लॉजिकल माइंड जो इंटेलेक्ट होता है ना, ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये बिल्कुल। हो कैसे ये हो सकता है। सकता मैम, ये पहले इसका बेसिस समझते हैं, ये काम कैसे करता है। एक तो ये थ्योरी होती है कि हमने पास्ट में कुछ जिया, समय एक चक्र की तरह से है, ये वापस रिपीट कर रहा है। हमें दिखा जो कि हुआ था, आज कुछ वैसा ही फिर से हुआ, हमें फिर से पूर्वानुमान हो गया कि ये तो कभी देखा है, डेजा वू। पर एक बात और आती है जो है मल्टी डायमेंशन मल्टी यूनिवर्स थ्योरी, पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। अब ये मल्टीवर्स थ्योरी जो आती है हमारे पास में, जैसे मैं यहां बैठा हूं और आप यहां बैठी है, तो हो सकता है कि एक सिद्धार्थ और इला कई यूनिवर्स में साथ में यही काम कर रहे हो एट द सेम एट टाइम। द सेम टाइम। जैसे कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया था, तो हर ब्रह्मांड का कृष्ण उस वक्त गीता उपदेश दे रहा था, और जब वो एक साथ उद्घोष हुआ तो उसे हम गीत कहते हैं। इंग्लिश आने के कारण से गीता बोल देते हैं, बट जीवन का गीत है जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। और वो गीत इतना अखंड था, इतना प्रचंड था कि पूरे ब्रह्मांड में एक साथ वाइब्रेशन हो रही थी। तो ऋषि मुनि दैत्य गंधर्व सभी योनियों को एक साथ सुनाई दे रहा था। अब आप यहां कह सकते हैं कि कई कृष्णों ने कई बार अर्जुनों को ऐसा कुछ समझाया। ये कालखंड के एक इवेंट है। एक हो सकता है कि इसी मोमेंट पे कई जगह पर समांतर घटनाएं हो रही हैं या एक सी घटनाएं हो रही हैं। तो हम प्रेमनिशन ना इन दोनों आधार पे आ सकते हैं। मैं और आप कहीं और भी कुछ कर रहे हैं और ऐसा ही कर रहे हैं, तो हम दोनों को ऐसा लगेगा कि ये मोमेंट तो अभी अभी कहीं हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि ये पहले हुआ है, कभी कभी होता है मैं इस इंसान से अभी मिली हूं या अभी मिला हूं कुछ सेकंड पहले, तो कुछ सेकंड पहले तो हम मिले नहीं है। ये टाइम का हमें कैसे फील हो रहा है कि ये तो मेरे अभी अभी मिलके मुझे बहुत फेमिलियर फील हो गया। अचानक से लगा कि मेरी बात हो चुकी है। सर से मेरी बात हुई, राम सर से मेरी बात हुई, उनसे मुझे पहली बार मिलके लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रहा हूं। इमीडिएट कनेक्शन था। आपसे मिलके एकदम से बात होनी शुरू हो गई। मैम, हम किसी डिस्कशन को करते ही तब हैं जब कुछ नियति होती है और काल उसके लिए हमें अवेयर करता है और उसके अलाउ करता है। डेजा वो भी हर किसी के साथ नहीं होता। डेजा वो भी किसी कारण से होता है कि आपको कुछ चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है दोबारा से कि दोबारा देखिए, फिर से देखिए, शायद पहली बार कुछ ठीक से अनुभव नहीं रहा। तो डेजा वू के भी मैम बहुत नरेशंस हैं कि हाउ माइंड वर्क्स, कैसे ये बुद्धि हमारी मति इतनी भ्रमित हो सकती है या इतनी एक साक्षर हो सकती है, स्पष्ट देख रही है। डेजा वू ऐसा नहीं होता कि ये एक बार में इसका कोई एक नरेशन मिले जी। आप, ऐसा हो सकता है मैं आपके साथ बैठा हूं, मुझे आपके ड्रीम्स फील होने शुरू हो जाएं, आप मुझे बात करें और मुझे आपके ड्रीम्स में एंट्री मिले। और मैंने कई बार ऐसे मेडिटेशन करके फील करा है कि हम लोगों के ड्रीम में एंट्री करते हैं, उनके जोन में एंट्री करते हैं, वहां से भी हमें फील होता है कि डेजा वू है, क्योंकि हमने उनके एक्सपीरियंस को अपना लिया। मैं अपने पिता के साथ जीता रहा, माता के साथ जीता रहा, कई बार आपने देखा होगा उनके एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस बन जाते हैं। अब वो डेजा वू है या एक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता। लोग बार बार डेजा वू की बात करते हैं, बट मैम ये भी एक फैक्टर होता है कि ब्रेन ना जिसको भी सुनता है, जिसके साथ भी बैठता है, ऑरा शेयर करता है, तो हम ऑरा में कुछ गिव एंड टेक करते हैं। राइट। माता पिता के संस्कार बच्चों में आते हैं, अब वो तो डेजा वू नहीं हो सकता, वो तो पास ऑन हुई कोई चीज है। गुरु के शिष्य में आते हैं, संपर्क जो होते हैं, संबंध स्थापित हो जाता है उनका। जैसे आप और मैं इस वक्त बैठे हैं तो एक ऑरा का शेयरिंग हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए कोई प्रेडिक्शन प्रेमनिशन आपके पास आ जाए, आपके लिए प्रेडिक्शन प्रेमनिशन मेरे पास आ जाए, और ऐसा होता है। हमारे कितने ही स्टूडेंट्स हमें बताइए बात। पर मैम क्या है कि आजकल ना ये टॉपिक बहुत ही कमर्शलाइज वे में प्रेजेंट करा जाता है। ये कमर्शलाइज नहीं है चीज। ये ऐसा नहीं कि इसकी कोई ट्रेनिंग हो सकती है, नहीं हो सकती कि डेजा वू के लिए ट्रेन करें, एस्ट्रोलॉजी के लिए ट्रेन करें। मुझे सुनकर बहुत हास्यास्पद लगता है कभी कभी। ये रेकी के ट्रेनिंग करते हैं। आपको मैं बताऊं और दर्शकों को बताऊं तो मैं पहले ऑरा स्कैन करता हूं कि ये इंसान रेकी ट्रेनिंग ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। महादेव गाइडेंस देते हैं तो आगे चलते हैं। क्योंकि मैम हम इस लायक नहीं है कि हम चुनाव कर सकें, जिसका चुनाव ऊर्जा पे छोड़ देना चाहिए। अगर मैं ज्योतिष में आया, आप जानते हैं कि मैं ज्योतिष पढ़ाता हूं,
एक ऐसा इंसान जो कि साइंस पढ़ाता रहा है, जो मेडिसिन से कनेक्टेड रहा है, वो अचानक से ज्योतिष पढ़ा रहा है। मैं तो ज्योतिष का परिहास करने आया था कि कितने मूर्ख लोग हैं, सबका बेवकूफ बनाते हैं, चलो मैं भी देखता हूं क्या बेवकूफ बनाते हैं। और मैम जिस दिन इस साइंस से जुड़ा ना, मुझे लगा ये बेवकूफ तो नहीं बनाते, यहां कुछ ऐसी बातें हैं जो सही ढंग से पहुंच नहीं पाई हैं। सर थोड़ा ज्योतिष में ही घुसकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस होते हैं किसी की कुंडली में, क्योंकि देखिए सबको तो ये एक्सपीरियंसेस नहीं नहीं होते होते। हैं, ये बहुत बिल्कुल। बहुत अलग अनुभव विरले होते हैं, विरले अनुभव हैं। विरले ही होते हैं। बिल्कुल। तो क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या शनि केतु का कोई कॉम्बिनेशन होता है, या लग्न में कोई ऐसा प्लैनेट होता है, या माइंड के घर में कोई प्लैनेट होता है, क्या होता है बेसिकली? इला मैम 12 भाव हैं, नवग्रह हैं। जी। 12 भाव जब तक जिए नहीं, जीवन सफल नहीं हो पाएगा, मुक्ति मिल नहीं पाएगी, मोक्ष मिल नहीं पाएगा। और नवग्रह हैं नवरस। नवरस के साथ ये 12 भाव जीने पड़ते हैं। तो ये रस और भाव अगर जीवन में नहीं आए तो इंसान का जीवन सफल नहीं है। प्रेमनिशन भी नवग्रह की भी होती है। हर ग्रह की अपनी प्रेमनिशन का अलग अलग नियम है। दृष्टि हर एक के पास है। जी। कोई इस दृष्टि पे है तो कोई इस दृष्टि पे है। फर्क इतना है, कोई यहां से कम देख पाता है, कोई यहां से ज्यादा देख पाता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि केतु का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुपिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सैटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देख मून भी सकता है, देख मार्स भी सकता है, देख राहु भी सकता है। राहु निकटतम देख पाता है, केतु गहरा देख पाता है। अगर हम लॉजिकली सोच के देखें तो मम ये ग्रह नव के नव आंखें रखते हैं। इन सबकी अपनी अपनी साइट होती है। मरकरी है, छोटी साइट होती है, आसपास की साइट होती है। फील बहुत होता है पर उतना ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाता, अनुभव को बाहर नहीं निकाल पाता, डरता है। उथले उथले में जीने का पसंद है कि हल्का हल्का चले, ठीक है। पर केतु की बात करें तो सीरियसनेस पर है केतु, तो गहरे में ही उतरेगा। जब तक उतरेगा ही नहीं तब तक सुधरेगा ही नहीं, तब तक वो मेंटल एब्सर्डिटी फील होगी। मैम ग्रहों के कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट में होते हैं, ये हमारा कर्म होता है उसे अनलॉक करने का या उसे अनलॉक छोड़ देने का। मैम अगर शुरुआत करें लगन से ही कहीं पर, तो आपने सुना होगा कि 1 5 9 एक लक्ष्मी त्रिकोण कहलाता है। लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है। अब 8 प्रकार की लक्ष्मी 1 5 9 में जुड़ी होती है। और आपने ये भी सुना होगा कि 1 हम खुद, 5 हमारी पूर्व पुण्य, पुत्र, अच्छा संतान, पुत्र या पुत्री, और नवम पितृ पित्री। त्र और उ की फर्क के हिसाब से पुत्र या पितृ बन जाता है। 1 5 9 का जो कनेक्शन होता है हमारे पास में, वो हमारे पूर्व पुण्य, 1 को 5 को 9 को जोड़कर हम पूर्व पुण्य दिखा सकते हैं, या खाली पंचम से भी दिखा सकते हैं जी। ये कई व्यूअर्स ने सुना होगा इसके बारे में, कई वीडियोस फेमस हैं कि पंचम भाव हमारे पास पास्ट का भी होता है, संस्कारों का भाव कहते हैं। जो संस्कार हम अपने पूर्व जन्म के अंदर लेके बैठे हुए हैं, आने वाले नवम से लेते हैं। अभी जो हैं, जो हमारे क्रियमान कर्म होते हैं, जो हमारा प्रारब्ध होता है, संचित होता है, इन तीनों की बात कर रहे हैं हम। संचित लेते हैं 5वें से, जो हमारे क्रियमान होते हैं लगन से लेते हैं, जो हमारा प्रारब्ध आने वाला है वो हम नवम भाव से लेते हैं। तो आपके पिता से क्या मिलेगा वो नवम से लेते हैं। पंचम आपकी संतान को क्या देंगे आप, या फिर आपकी आत्मा के पास क्या है। पंचम भाव आत्म का कारक भी है, अहंकार का कारक भी है। सूर्य को मिला है इसलिए, सूर्य को मिला है इसलिए। और वहां जब हम आत्म बोलते हैं, आपको पता होगा इंग्लिश में कहते हैं आई, हिंदी में बोलते हैं आत्मन। आत्मन का मतलब अहंकार भी होता है, क्योंकि जब आत्म का भाव होता है तभी या तो मूर्ख होगा तो अहंकार में चला जाएगा, सिद्ध होगा तो आत्मन से जुड़ जाएगा। तो पंचम भाव जागरण का भाव भी होता है। ये तीनों ही पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मैम ये एक थ्योरी है, मुझे नहीं पता कितनी सटीक है, बट कुछ दिनों से मैं भी काम कर रहा हूं, काफी लोगों ने सुना भी है कि हम ही हमारे पितृ होते हैं। हाँ जी। और हम दोबारा आते हैं अपने कर्म ठीक करने। बिल्कुल। और 1 5 9 ना हमें इसी के बारे में ज्ञान और आभास देता है कि क्या गलती रह गई और क्या ठीक करना था। तो प्रेमोनिशन की जब हम बात करके चल रहे हैं ना, वो 1 5 9 के भाव से बहुत दिखती है। पर मैम 3 भाव ऐसे हैं जिन्हें बहुत नेगेटिव नरेशन मिलता है, जैसे 6 8 12। अब 6 8 12 को लोगों ने हर बार एक नेगेटिव नरेशन दिया है। 4 8 12 को देखें तो मोक्ष त्रिकोण कह देते हैं, 6 8 12 को त्रिभाव कह दिया कहीं, और इसे डेरिवेटरी प्रेडिक्शन देते हैं। जबकि यहां का कनेक्शन भी एक ऐसा बनता है जो आपको पूर्व से कनेक्ट करता है। ग्रह केतु जब अष्टम भाव में बैठता है, ग्रह केतु जब 12वें भाव में बैठता है, बृहस्पति के साथ बैठ जाए, बहुत गहरा कनेक्शन जोड़ देगा। आपके पितरों के साथ आपके कनेक्शन जुड़ेंगे, आपके पास ज्ञान मिलेगा, आपको पूर्व का भी पास्ट लाइफ में, इमीडिएट पास्ट में जो करके आए हैं वहां से नॉलेज मिलती है। सूर्य बैठ जाए 12 में, कहते हैं भटकती आत्मा, कहते हैं उसे कि आत्मा आपकी भटकती रही होगी और मोक्ष नहीं मिला होगा उस ढंग से। मैम
6 8 12 या 4 8 12 में भी हमारी पास से कनेक्शन बनता है। प्रेमोनिशन की अगर हम बात करें वापस आके अपने, तो प्रेमोनिशन में हमें कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक सदमा झेलते हैं तो प्रेमोनिशन आना शुरू हुआ। हमारे दादा चले गए, हमारे पिता चले गए, हमारी माता का देहांत हो गया, तब प्रेमोनिशन आना शुरू हुआ। एक तो ये मिलता है, एक मिलता है जन्मजात प्रेमोनिशन आ रहा था बच्चे को। राइट। पैदा हुआ, उसे दिखा कि मैं मध्य प्रदेश में कहीं पे था। कई बच्चों के आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, मिलेगा आपको कि उन्होंने पैदा होते ही बताया कि मैं कहीं सेठ था, मेरे घर के अंदर आंगन में एक ओखली होनी चाहिए, यहां पेड़ होना चाहिए, वहां पे तो है नहीं पेड़। उसने अपना नाम बताया, जगह का नाम बताया। जब गए वहां पर, इवन दूसरी कंट्री से इंडिया आए कई लोग, इंडिया से कई और कंट्रीज गए, वहां पे वो प्रूफ मिले। आप अगर यूट्यूब देखेंगे, नेट सर्फ करेंगे, ये भरे पड़े हैं इस बात से। प्रेमोनिशन का लेवल कहां तक है? आप जब देहांत होता है तो जो आपकी अंतिम स्थिति होती है, अगले जन्म में पहली स्मृति वही बनती है जी। तभी कहते हैं राम नाम लेके या कृष्ण नाम लेके, गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले। तो तभी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है कि कोई स्मृति नहीं है, स्लेट क्लीन है। अगर आपने मरते वक्त अपना एक इम्प्रिंट छोड़ दिया सबकॉन्शियस पे, आपके नेक्स्ट बर्थ में यही इम्प्रिंट बन के चलेगा। अब आप अगर लालची हैं तो वीनस इम्प्रिंट, मार्शियन इम्प्रिंट। अगर आप सैद्धांतिक हैं, आप दैवत्व की प्राप्ति की तरफ चल रहे थे, तो केतु इम्प्रिंट या जुपिटर इम्प्रिंट। आप किसी काम से बहुत आसक्त थे, कुछ इच्छा थी अधूरी रह गई, सैटर्न इम्प्रिंट। आपके अथॉरिटी नहीं छूट रही थी कि मुझे घर में अपना काबू रखना है, ये करना है, सन इम्प्रिंट। अगली लाइफ वहीं से शुरू हो जाएगी आपकी। तो सर ये इम्प्रिंट क्या आप लग्न बता रहे हैं या आप वो जो लग्न, नक्षत्र होता मैं है? लग्न की बात कर लग्न रहा की हूं। बात मैं जो बात करूंगा इम्प्रिंट की, तो आप लग्न लेके चले, क्योंकि हम लग्न नहीं तो कुछ नहीं। कुंडली में लग्न ही नहीं तो फिर हम बात क्या कर रहे हैं? फिर तो क्या नक्षत्र और क्या सूर्य, क्या चंद्रमा। तो पहला जो मैं भी खुद चेक करता हूं, या मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं, तो मैं उन्हें यही सिखाता हूं, लग्न, लग्नेश, सूर्य, चंद्र। अगर किसी ने इसे पढ़ना सीख लिया एक कुंडली के अंदर, तो सारी कुंडली का नरेशन यहीं से मिल जाता है। डिविजनल चार्ट भी बाद में आते हैं, पहले लग्न कुंडली तो पढ़ लीजिए। और हम कई लोग डिविजनल चार्ट पे फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंस है उनकी, बट कब? जब आप डिवीजन को, D1 को समझ लें। पास्ट का, पूर्व का हर हाउस से कोई ना कोई कनेक्शन बनता है। सेकंड हाउस है, मारक भाव कहते हैं, फैमिली का हाउस है। तो सेकंड हाउस में भी कई बार ऐसा होता है कि जब केतु बैठता है तो जबान से कई बार बच्चों के प्रेडिक्शन निकल जाती है। बहुत बार हमने देखा शनि बैठता है सेकंड हाउस के अंदर, तो काली जबान कहते हैं उसे, काल की जबान हो जाती है। थर्ड हाउस के अंदर भी ये सेम प्रॉपर्टी मिलती है बहुत बार, कि कम्युनिकेशन करते करते एक ट्रांस में जाता है और बोलना शुरू कर देता है फटाफट फटाफट फटाफट। ट्रांस राइटिंग भी होती है थर्ड हाउस वालों के पास में, हाँ जी। क्योंकि लिखने का, राइटिंग का हाउस है। तो अब फोर्थ हाउस के अंदर अगर ये ऐसे प्लैनेट बैठ जाएं, तो आपकी माता से, आपके नाल से, आपके नेवल से एक जुड़ाव फील होता है। मैं आपसे मिला, मुझे नाभि पे कुछ फील हुआ। कई लोगों से मिलकर मैं नाभि पे एकदम से पेन फील होता है, और फील होता है कुछ कनेक्शन फील हो रहा है, वो हमारी एनर्जी ले रहे हैं, हम उनकी एनर्जी ले रहे हैं, यहां फील होता है। तो फोर्थ हाउस वालों का ये चलता है, हार्ट चक्र पे चलता है और नाभि पे चलता है। मैम हर हाउस के साथ ना एक पास्ट का कनेक्शन है। ज्योतिष में कुछ स्पेसिफिक हाउसेस बोले गए हैं, अष्टम बोला है, पंचम बोला है, लग्न बोला है, नवम बोला है, कई सारे बोले हैं। बट जहां तक मेरी मति कहती है, जहां तक मेरी शिक्षा कहती है, कि 12 के 12 जुड़ाव के माध्यम होते हैं। ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर हाउस पर्टिकुलर कैरेक्टर दिखाता है, वो एक कैरेक्टर हाईलाइट दिखाता है, बट सूक्ष्म रूप से सारे 12 के 12 भाव हर भाव के अंदर विद्यमान है। नव रस भी हैं, 12 भाव भी हैं। ये देखने वाले की दृष्टि पे करता है, डिपेंड क्यों क्या देखना चाहता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम डिविजनल चार्ट कभी नहीं बनाते। डिवीजन करना कब पड़ता है? जब हम देखते हैं कि उसमें और क्या क्या बना हुआ है उसके अंदर कितने डिवीजन है। D60 तक चार्ट होते हैं। अच्छा सर, ये बाबा वेंगा और नास्ट्रादामस जैसे जो इतने बड़े बड़े लोग थे, जो भविष्यवाणियां कितने कितने सालों की कर गए, इनका क्या रहा होगा कॉम्बिनेशन, या इनको कुछ ईश्वरीय कृपा थी? मैम आपने नास्ट्रादामस की बात करी तो मैं इनका बता देता हूँ कि इनके पास कहते थे केमिकल होता था। नास्ट्रादामस उस केमिकल को इंड्यूस करते थे और अपने कोट में छुपा के रखते थे, तो इनको जेल में बंद कर दिया था। वहां पर उन्होंने केमिकल बहुत पी लिया था, तो पहली बार ट्रांस जोन में चले गए थे। जो अब हमारे पास अफ्रीकन कम्युनिटीज भी करती हैं, ट्राइबल एरियाज में करते हैं। वहां पर कुछ एक हेलुसिनेटिंग फैक्टर्स एक क्रिएट किए जाते हैं, वो हेलुसिनॉइड्स कहते हैं उनको, कुछ ऐसे केमिकल देते हैं जिसके बाद आप एक ट्रांस में जाते हो। हमारे यहाँ जैसे धतूरा बोलते हैं, भांग बोलते हैं,
उसमें जाकर भी एक ट्रांस हेलुसिनेशन फेज आता है। साउथ इंडिया के अंदर काफी आपको साधक मिलेंगे, नॉर्थ में पहाड़ों में साधक मिलेंगे जो हल्का सा अफीम भी लेते हैं, वो एक ट्रांस में जाते हैं। उसकी मात्रा बहुत सीमित होती है, बट वो उस स्टेट में बहुत आगे तक का टाइम देख लेते थे। नास्ट्राडामस के बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने भविष्यवाणी खुद दी, बट वो केमिकली इंड्यूस था, और इस पे काफी सारे डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएंगे नेट पे कि वो केमिकल इंडक्शन फॉर्म में पहुंचते थे। ब्रेन ना मैम एक टाइम लाइन को देखने का नियम है, बट मैम एक सही बात यह है कि टाइम तो ऐसा है कि आप जो न्यूट्रल हो जाएंगे तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यहीं पे ही है। ये ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है, तीनों एक साथ होते हैं। आप जब बिंदु हो जाते हैं आपको सब दिख रहा होता है, आप देखने का प्रयास नहीं करते, आपके सामने तीनों होते हैं, कहीं झांकना नहीं पड़ता। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं अपने न्यूट्रल एक पोजीशन मेंटेन कर लूं, अपने सारे शरीरों को, पंच शरीर को न्यूट्रल कर दूं, मुझे सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। और ये पॉसिबल है एक साधक के लिए। कई बार हम लोग ट्रांस टॉक करते हैं, कई बार हम कुछ ऐसी प्रिडिक्शन देते हैं जो कि बहुत अलग होती है। कुछ ऐसी प्रिडिक्शन देके बात करते करते कुछ कह गए, अचानक से हो गया कि ये होने वाला है, बात करते करते निकल गया मुंह से और वो हो गया। हमने तो डिसाइड नहीं किया था प्रिडिक्शन करने का, ये कहां से आ गया? हम उस फेज में न्यूट्रल थे, और जैसे ही न्यूट्रल हुए लॉ लग गई, और जैसे ही लॉ लगती है आपको ज्ञान आना शुरू होता है। ये कोई टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, ये एज डिपेंडेंट नहीं होता, ये साधना डिपेंडेंट नहीं होता। लॉ लगनी है, कभी भी लग सकती है। जो लोग साधक नहीं हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस में ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी या साधनाएं, उनके साथ भी ये होता है? ये होता है, कभी कभी होता है उनके साथ, फ्रीक्वेंटली नहीं होता। इसके लिए एक जोन जरूरी है, इसके लिए एक साधना जरूरी है। डेली के डेली आप तपस्या करते हैं, उस एक फेज में रहते हैं, वो मोमेंटम मेंटेन करते हैं, तब वो आता है। नहीं तो क्या होता है, आता है सबके साथ है। कई बार लोग ईगो में आके बोल देते हैं केवल मेरी ही तपस्या ऐसी है। अब हीलिंग मुझे आती है, क्या किसी को नहीं आ सकती? कोई भी सीख सकता है हीलिंग। इसमें कोई मेरे पास स्पेशलिटी नहीं है, बस इतना है कि मेरा एक लेवल है, अगर आप समझ जाएंगे तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। एक अंडरस्टैंडिंग है। कई लोग हमारे पास आके बहुत दुखी होकर जाते हैं, सर आपने तो हमें रत्न नहीं बताए, आपने हमें अंगूठियां नहीं बताई, आपने हमें कोई माला नहीं बताई, ये कैसी प्रेडिक्शन दी? मैंने कहा देखो मैं प्रेडिक्शन देता हूं कर्म की। मैम एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए ना रेमेडियल साइंस नहीं है। कर्म को जानना है कि क्या करना चाहिए और कैसे करेंगे। और हम आज के युग का सबसे बड़ा उपचार ये है कि अगर व्यक्ति ध्यान साधना करे और अपनी सेल्फ हीलिंग कर ले थोड़ी सी, तो बहुत समस्या सॉल्व हो सकती है। आपने प्रेमोनिशन की बात करी, हम इंट्यूशन की बात कर रहे हैं इतनी देर से। अगर व्यक्ति अपने सातों चक्रों को डेली हील करे और अपना आहार हल्का ले, 1/4 कर दे आहार को थोड़े दिनों के लिए, और कुछ दिनों के लिए थोड़ी पकी हुई चीजें ना ले। अच्छा। पैकेट में जितनी आती हैं वो ना ले, मसाले, कोई पैक वस्तु ना ले, उसकी बॉडी क्लेंस हो जाएगी। पानी पीता जाए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करता जाए, शरीर क्लीन हो गया, साधना में आप बैठ गए, आपको प्रेमोनिशन अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। वेसल साफ है, मेंटल साफ है, दिशा सामने है। वेसल अनक्लीन है, मेंटल अनक्लीन है, दिशा कहां है? भटक रहे हैं सारे। हम आयुर्वेद के अंदर बर्तन ही तो मांज रहे हैं, आपका वेसल ही तो साफ कर रहे हैं। और ऊर्जा के अंदर जो रेकी की बात करता हूं मैं, लोग बर्तन मांजने की बात तो कर रहे हैं, ऊर्जा का बर्तन। और मैम कितने ही लोग हैं मेरे पास में, अभी भी रिसेंटली कई लोगों से बातचीत हुई, कांटेक्ट हुआ, हम तो अपनी हीलिंग नहीं कर पाएंगे, आप कर दीजिए। मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि मैं हीलिंग तब करूंगा जब आप अपने साथ में हीलिंग करेंगे, क्योंकि मैं कर्मों में हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं होता। लोग क्या कहते हैं, हमने तो पैसे दे दिए आपको। मैं पैसा अपने पास रखिए, धन्यवाद। क्योंकि ये महादेव का काम है मैम, ये हमारे लिए ये ऐसा नहीं कि व्यवसाय है, हमारे लिए साधना है। और मैम रिजल्ट आते ही आते हैं, यदि दोनों तरफ से बराबरी से सही काम होगा ना। आपको पता है कैंसर का हम उपचार करते हैं, कैंसर पे मेरी स्पेशलाइजेशन है। ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, ब्रेन सेरेब्रल पैल्सी, कितने ब्रेन डिसऑर्डर्स आते हैं, हार चुके हैं, मेडिसिन के अंदर हजारों लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने कहा एक बार अपनी फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर कर लेते हैं। आप जो प्रेमोनिशन में जाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑल्टर करते हैं। जो काम हम यहां पर कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो हम अच्छा स्वास्थ्य के लिए भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी फ्रीक्वेंसी बदलनी है ना। खाने में मैंने कहा कि आहार को सीमित कर दो, नियमित कर दो, ज्यादा पकाओ मत खाओ, थोड़े दिन के हल्के हो जाओगे। कहते हैं सर हम तो नहीं कर सकते, हमें तो खाने की मंचिंग की हैबिट है, रात को 3 बजे तक खाना खाते हैं, लेट नाइट सोते हैं। आप ज्ञान के लिए जब भी बैठते हैं, चाहे लिखित में ज्ञान हो, चाहे ऊपर का ज्ञान उतरे, दोनों के लिए ही खाली होना जरूरी है। मैं जब ध्यान में उतरा मैम, कई बार साधना करी, मुझे माता के गर्भ में मैंने क्या क्या महसूस किया,
मेरी माता को क्या फील हुआ वो तक फील हुआ। मुझे दर्द फील हुआ कई बार मेरी माता के घर में उतर के, बहुत दर्द फील हुआ। तो मुझे समझ में आया कि उस दिन मेरी मां बहुत परेशान थी। उस दिन मैं अंदर से तड़प रहा था क्योंकि बाहर माता परेशान थी। हम साधना इतनी गहरी चीज होती है। आप प्रेमनिशन की बात कर रही हैं, हम तो इतनी गहरी उतर सकते हैं। आप सोचिए माँ के गर्भ के अंदर की मेमोरीज कैसे आती होंगी। मेरे पास कई सारे हीलर्स हैं जिनको आती हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि लाजी आपने विषय तो शुरू किया था कि कैसे घटनाओं का पूर्वानुभास होता है, लेकिन हम कहाँ आ गए। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ। जैसा सर ने बताया कि अगर आपका शरीर ही स्वच्छ नहीं है, अगर आपकी ऊर्जा ही संतुलित नहीं है, तो आप लाख चाहें कितनी ही कोशिश करें इन सब मिस्टिकल चीज़ों को समझने की, साधनाओं में उतरने की, वो हो नहीं पाएगी। क्योंकि जो आपका एक शरीर एक साधन दिया है आत्मा को काम करने के लिए या आत्मा के रहने के लिए, एक्सपीरियंसेस करने के लिए, लेसन्स के लिए, अगर वही साफ़ नहीं है, अगर वही एनर्जी से, अच्छी एनर्जी से भरा हुआ नहीं है, तो वो बस छोटे छोटे ग्लिम्पसेस तो आएंगे आपको कि आपको कल क्या होने वाला है पता लग गया, पहले क्या हुआ था पता लग गया, लेकिन बहुत आगे की चीज़ें आप कभी नहीं देख पाएंगे। इलम, आजकल एक चीज और है कि लोगों को यूट्यूब के जरिए ना हर चीज का एक कैप्सूल मिल गया है, एक स्पून फीडिंग हो गई है। अगर कहीं हमें कोई कह दे ज्योतिष आप सीख लें तो लोगों को डर लगता है कि यह विद्या हम कैसे कर पाएंगे। आप उस ईश्वर की उस ऊर्जा को ले तो सही पहले। और ज्योतिष में भी मैम कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बातचीत करी, कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं लोग, रट लेते हैं, और हाँ। मार्केट में आजकल अवेलेबल है। और वो ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे आपको। मैम गुरुओं ने भी पूरी बात नहीं बताई है, उन्होंने एक छंद बताया है। पराशर का बृहद पराशर हर्ष शास्त्र का एक छोटा सा लाइन का एक नरेशन दे दिया है। अब ना उसका पहले वाला सेंटेंस बताया ना पिछले वाला। तो मेरे पास कई बार लोग आते हैं कि ये तो सर ने कहा ऐसा बोला था, आप इसमें ये कह रहे हैं। मैं कहा उसके साथ में हजारों लाइनें और भी बोली गई हैं। क्या कभी पढ़ने का कोशिश करी किसी ने? मैम लोग ना इतना प्रयास नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम बात कर रहे थे, 9 ग्रह 9 भाव हमारे पास मिलते हैं ग्रह के फॉर्म में, और हमारे 12 भाव होते हैं। रस के रूप में ले लें, भाव के रूप में ले लें। आप जब तक वो अपने अंदर ग्रहण नहीं करते आपको मिलता नहीं है। साधना के अंदर भी जैसे हम केतु की बात कर रहे थे आप और मैं, केतु हमें गहराई तक लेके जाता है। हम आज के युग में गहरा कौन उतरना चाहता है? बच्चे शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, हर कोई यूट्यूब से पढ़ पढ़ के समझ के चल रहा है। क्या आपको लगता है वाकई में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या मैं पूरा अपना जो एक्सट्रैक्ट आपको दे सकता हूं इस छोटे से वीडियो में? मैं तो क्या हमेशा ही कहती हूँ कि नहीं हो एग्जैक्टली सकता। ज्ञान तो एक कैसे ले सकते हो आप ज्ञान को? ज्ञान असीमित की कोई है। सीमा ही नहीं है, असीम है। और मैम इसके बाद ना फिर बच्चे उनको अपने पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। कितने लोगों को देखा मैंने रेमेडीज करते हुए, फेक रेमेडीज, फॉल्स रेमेडीज या इनकम्प्लीट रेमेडीज करते हुए। मैं सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि जितना भी हमारे पास ये ज्ञान है इस विद्या का, एस्ट्रोलॉजी का, ये रेमेडियल ज्ञान नहीं है। ये कार्मिक क्लियरेंस के बगैर नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं आपके लग्न में राजयोग है, आपके चार्ट में राजयोग है। ठीक है, राजयोग मैक्सिमम चार्ट्स में निकल आता है, बट लोग कहते हैं कि आज तक तो हमें सक्सेस मिली नहीं। राजयोग तो हमारे पास सारे हैं। किसी किसी के में होता है चांडाल योग, गुरु चांडाल योग है, विष योग है। मैम गलत से गलत योग भी, सही से सही योग भी तब फलित होता है जब इंसान उसके लिए कर्म करता है। चार्ट बाद में काम करता है, पहले कर्म आते हैं। और कई मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि क्या हम ग्रहों से ऊपर नहीं उठ सकते? उसके लिए मानवीय जीवन के स्तर से ऊपर उठना पड़ता है। कोई अपनी रेगुलर ह्यूमन हैबिट्स को चेंज करके राजी नहीं मैम। और लोग सिर्फ इतना सोचते हैं कि सर आप फालतू बात छोड़ो, 4 रेमेडी बता दो। मेरे कई वीडियोस में मुझे कहते हैं सर सीधा रेमेडीज पे उतरिए ना, हमें वही तो सुनने आए थे। मैं बेटा आप शायद उस ऑडियंस में नहीं आते से मैं केटर कर रहा हूं, क्योंकि आजकल लोग जानना चाहते हैं कि इस दिक्कत कहां पर है। मैम 1000 लाख रेमेडी कर लीजिए तो रिजल्ट नहीं आता। और कई व्यूअर्स मुझे सुन रहे होंगे जानते हैं इस बात को कि पंडितों को कितने पैसे दे दिए, पुरोहितों को कितने पैसे दे दिए, दान धर्म कर दिया, मस्जिदों चर्च में गिरजा में पैसे दे दिए, कुछ नहीं हो रहा। दिक्कत कहां आ रही है? कर्म में। और आपको एक चीज और बताता हूं, अभी रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व की थी, कहीं एक शेयर भी की थी। हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं। आप मेरे पास आए, मैंने ऑरा स्कैन करा, और हम मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लग्न लग्नेश का पता लग जाता है ऑरा स्कैनिंग करके कि ये व्यक्ति का माथा ऐसा है, तो ये तो हम देख ही लेते हैं, माथा है, आंखें ऐसी हैं, तो लग्न लग्नेश बता लेते हैं इसका। और ऑरा स्कैनिंग करके भी हमारे पास कई बार हमने बीमारियां, लोगों का लग्न, इनके डेट ऐसी होनी चाहिए, पता लग जाता है कि हाँ ये डेट है इसकी। ऑरा स्कैनिंग के जरिए हमने कुछ देखा, हमें कुछ पता लगा, और हमने सिंपल मेथड में बताया कि ये कर लीजिए। अब लोग उस कर्म को करने के लिए ना हर कोशिश करते हैं कि आप कर दो।
हमारी लाइफ ठीक कर दो, आप कर दो। मैंने बताया कि छोटा सा रेमेडी है, इसे कर लेना। एक मंत्र बता रहा हूं, इसे जप लेना, अगले 2 साल जपना पड़ेगा, काम हो जाएगा। सर 2 साल मंत्र जपना पड़ेगा? मैं एक काम करो, दूसरे किसी को हायर कर लो, 40-50 लाख रुपए ले लेगा, तुम्हें सब फिर भी मेरे पास ही भेज देगा। मैम क्या होता है, जटिल विद्या जटिल सॉल्यूशन आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, कि जितना कॉम्प्लेक्स हो उतना ही इंटरेस्टिंग है, जितना सिंपल हो उतना ही फेक है। कहते हैं सर ये कैसी ट्रीटमेंट है? उन्होंने तो 40 रेमेडी बताई थी, एक नारियल बताया था, सिर के ऊपर फिराकर पीछे खड़े होकर नाले में फेंकना था। मैम लाल किताब और काली किताब तो मुझे भी पता होगी, शायद कई व्यूअर्स को पता होगा मेरे ख्याल से किस रेमेडी की बात कर रहा हूं मैं। सुनते समझ में आ जाएगा, जितने लोग विद्वान समझ रहे हैं उन्हें पता होगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैम क्या हम इन्हीं चीजों के लिए बने हैं? नहीं सर, तभी तो ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। जो पराविज्ञान भी है सर, जो मेटाफिजिक्स भी है, वो बहुत अब उथले लेवल पे लोगों के सामने आ रही है। ये उतनी उथली है नहीं, उतनी क्या, ये बिल्कुल भी उथली नहीं है। ये बहुत डीप साइंस है, बहुत डीप विद्या है। इसमें जब तक आप पूरा डीप नहीं उतरेंगे तब तक आप इसको नहीं हो समझ ही सकता। नहीं सकते, और अनुभव तो छोड़ ही दीजिए आप। मैम मैम ये बताइए सोच के मुझे कि आप अपने रेगुलर रूटीन को भी ठीक नहीं कर सकते, और आप बात करें इंट्यूशन लाने की। लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमें इंट्यूशन दीजिए, पितरों से कनेक्ट कराइए, कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेट कर दीजिए मेरा। मैं कहा एक बात बताओ, एक व्यूअर्स के लिए वर्ड है, थर्ड आई किसका डीएक्टिवेटेड होता है? सबका एक्टिवेटेड है। बचपन से ये, और ये तो आपको जागृत मिलता ही मिलता मिलता है। ही है। और हम एक वर्ड बड़ा फेमस कर दिया आजकल हीलर्स में, कॉम में, और कुछ टैरो रीडर्स ने, आपके चक्र ब्लॉक्ड है। मैं ब्लॉक जिस दिन हो गया ना, तुम मर जाओगे। मैं लेट जाओ आईसीयू में जाके, तुम्हारे चक्र ब्लॉक नहीं है, इम्बैलेंस्ड है। ये वर्ड बहुत फेमस करा है, चक्र ब्लॉक है। चक्र ब्लॉक तब होते हैं जब या तो हाई डार्कनेस हो जाए या बॉडी में कुछ हो जाए। मैम ऐसे ऐसे वर्ड फैला रखे हैं ना मार्केट के अंदर, और सही तरीके से अगर रेमेडी दिया ना, सिंपल रेमेडी, लोगों को बर्दाश्त नहीं है। प्रेमोनिशन के लिए जो हम बात स्टार्ट करी जहां से, प्रेमोनिशन के लिए पहले देह साधना, देह कंट्रोल होगी तो मन कंट्रोल होगा, मस्तिष्क कंट्रोल होगा, उसके बाद ऊर्जा कंट्रोल होगी। ये तीनों जब कंट्रोल हो जाती हैं तब आपको ज्ञान दिखता है। 4 घंटे तक एक आसन को सिद्ध करना पड़ता है कम से कम, तब वो आसन आपका हो जाता है। एक आसन में बैठने की हैबिट डलनी चाहिए। हम यहां बैठे हुए हैं, एक आसन लिया हुआ है, लगातार हम मूव कर सकते हैं ना, पैर, लोग हाथ पैर हिलाते हैं बैठे बैठे, ये सही नहीं होता। आप एक अपने आप को पहले बॉडी को डिसिप्लिन में डालते हैं, फिर बॉडी के बाद आपके थॉट डिसिप्लिन में आते हैं, माइंड डिसिप्लिन में आता है, फिर एनर्जी आती है, फिर एक लेवल आएगा कि शरीर गल के हट जाएगा। आप हिमालय कुंदराओं में बैठे होंगे, शरीर गल के हट गया, माइंड गल के हट गया, बट आपकी एनर्जी आज भी वहीं की वहीं है। और वहां से गुजरते लोग कहेंगे कि मैंने बाबा को देखा था, बाबा मेरे सपनों में आए थे, बाबा मेरे पास से गुजरे थे, और वो हजारों सालों से वहीं के वहीं विद्यमान है। कितने ही बाबाओं के नाम बता सकता हूं आपको। आप यूट्यूब पे खूब सर्च कर लीजिए, आपके खुद के पॉडकास्ट में आपने कई बार वो बाबाओं के नाम डिस्कस करे हैं। क्यों है वो बाबा यहां पर? क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन फोकस करा। इंट्यूशन भी एक ऐसी चीज होती है जिससे आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे ना, वो उतना देख पाएंगे। ये ग्रहों के अधीन नहीं है पूरी तरह से। ग्रह एक पॉसिबिलिटी देते हैं कि यस यू कैन डाइव डीप। मेरे पास में मेरा बृहस्पति केतु के साथ में है, अरे वाह, धनु लगन है। अब ये एक डाइव डीप करने का बहुत अच्छा सिद्धांत है। बहुत अच्छा है। स्वराशि का चंद्रमा मेरा अष्टम भाव के अंदर है, ये भी एक डाइविंग के लिए बहुत अच्छा सिद्धांत है। मैं सबको ये एक बता रहा हूं, एक छोटे छोटे पॉइंट्स, ये आप लोगों के काम आएंगे। बट मैम इन पॉइंट में करेगा क्या कोई? बात यहां पर है, एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर रही है किस सेंस में? व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट? प्रॉमिस कर दिया है, अब वो प्रॉमिस आपको लेना है या नहीं करना है, वो आपके हाथ में है। सर यहाँ पे 2 पॉइंट्स में और उठाना चाहूँगी कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक को ड्रीम्स के ज़रिए चीज़ें पता चलती हैं, ये होने वाला है, ये होने वाला है, या उनकी पास्ट लाइफ में ये हो चुका है, पास्ट से कई बार वो कनेक्ट भी कर लेते हैं, फ्यूचर भी कई बार देख लेते हैं। दूसरे होते हैं कि जो आपने कहा कि ट्रांस की स्टेट में अचानक से बात हो रही है, ट्रांस की स्टेट में गए और कुछ ऐसा बोल दिया जो घटित हो गया, आज नहीं तो आज के 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, कभी भी। ये 2 सिचुएशंस को मैं समझना चाहती हूँ, और इसमें मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी समझना चाहती हूँ। क्या इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? ड्रीम आपके ब्रेन के आधार पे आ सकता है। अच्छा। ड्रीम आपके ब्रेन के आधार पे क्रिएट किया जाता है। आपकी लाइफ का रूटीन, आपकी लाइफ का डिसिप्लिन, वही ड्रीम की श्रृंखला बनाते हैं। प्रेमोनिशन और गाइडेंस तब आती है जब आप अपनी लाइफ के रेगुलर रूटीन में ड्रीम क्रिएट ना करो। जैसे मैं बैठ के साधना कर रहा हूं,
अब मैंने लोगों से कम मिला, लोगों से मुलाकात ना करी, ज्यादा चेहरे मेरे आसपास नहीं आए, ज्यादा ज्ञान की चीजें मेरे आसपास नहीं आई। अब मेरा सारा फोकस यहां पर है। मैं रात दिन क्या देख रहा हूं? एक बिंदु। तो मेरे ड्रीम्स के अंदर क्या आएगा? यथार्थ बिंदु। मेरे ड्रीम्स में फालतू कचरा इनपुट नहीं हो रहा। अब मैं सारा दिन तो मोबाइल चला रहा हूं, मैं नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख रहा हूं, मैं इधर उधर पूरे के पूरे यूट्यूब पर सर्च कर रहा हूं, तो मेरे ड्रीम्स में कितना कुछ इनपुट डाल दिया मैंने, अलग अलग तरीके की। अब वहां पर आपको कोई प्रेमोनिशन हो रही है या आपके ड्रीम का ये इंटरप्रिटेशन है, आप कैसे डिसाइड करोगे? बिल्कुल। और आधे से ज्यादा लोग ड्रीम को रियलिटी मानते हैं कि ड्रीम है, ये रियलिटी के आधार पे होगा, पर आपकी रियलिटी क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आप कहते हैं कि ये जो हमारे प्रेमोनिशंस आते हैं ड्रीम में आती हैं, ट्रू आती हैं, बट ये कब आती हैं? जब आप एक चीज पे बहुत फोकस करते हो या फिर आप एक यथार्थ के अंदर बहुत सूक्ष्म इंफॉर्मेशन भर रहे हो, तब आपके प्रेमोनिशंस ड्रीम के रूप में आती हैं। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारा कंटेंट होता है उसके अंदर और हमें फिर वो हटाना पड़ता है। एज अ साइकियाट्रिस्ट हमें हटाना पड़ता है कि यार कचरा बहुत सारा है इसका। तो लोग कहते हैं मैं सपने में था और मैं बिना कपड़ों के कहीं घूम रहा था। अब ये इनसिक्योरिटी दिखाता है ड्रीम बार बार कि किसी की इनसिक्योर कंडीशन है, कि आपको तोहमत लग रही है, आप पे लांछन लग रहा है। हम बता देते हैं कि हाँ ये कंडीशन है। मेरे पास एक इंसान था, मैंने उसको सेम कंडीशन में ये ड्रीम देखते हुए देखा बहुत बार। एक बार तो मेरे साथ में बैठ के मैंने उसे कहा सो जा, और वो नींद में जैसे उतरा वो इसी ड्रीम को फिर से देख के चुका। मैंने कहा सो रहे हो, गहरी नींद में हो, मेरी आवाज सुनना। मैंने ड्रीम के अंदर एंटर करके उसे एक कपड़ा पहनाया। मैं पहले एक कपड़ा पहनाता हूं और प्रॉपरली मैंने उसे ड्रेसअप करा। मैम दोबारा वो ड्रीम नहीं आया। रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी आप समझ सकते हो ड्रीम को। ड्रीम की सीक्वेंसिंग जो होती है ना, राम सर के साथ भी मैंने ड्रीम के ऊपर बातचीत की थी। यहां भी हम उसकी बात करते हैं, प्रेमोनिशन कनेक्ट होते हैं ड्रीम्स के साथ में, बट कई बार प्रेमोनिशन और ड्रीम में कोई रियलिटी नहीं होती। आपका इनपुट कितना है? कोई डरा हुआ इंसान है, उसके ड्रीम्स कैसे होंगे? डरे हुए होंगे हमेशा, अपने हिसाब से क्रिएट करे होंगे। कोई इंसान बहुत ज्यादा चालाक है, उसके ड्रीम कैसे होंगे? अपने हिसाब से होंगे। उसके चालाकी वाले ड्रीम होंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी वाले ड्रीम होंगे कि मैं किसी महल में हूं, मेरे पास बहुत सारे एक तहखाने खुले हुए हैं, उसमें सोने हीरे जवाहरात मिल रहे हैं। ये प्रेमोनिशन नहीं है, ये भाई तेरी चाहत है। यू वांट दिस, योर ब्रेन इज शोइंग यू दैट। आप चाह रहे हो, आपका दिमाग दिखा रहा है। आपके ड्रीम में सुंदर सुंदर अप्सराएं आ रही हैं, आप लस्टियस हो, आपकी ड्रीम में अप्सराएं आ रही हैं क्योंकि आपका लस्ट सेंटर एक्टिवेटेड है। मैक्सिमम लोग अपनी चाहतों को अपने सपनों में पिरो देते हैं। सपना यदि आपको प्रेमोनिशन के आधार पर स्कैन करना है तो कुछ दिनों के लिए मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए। एक हफ्ते के लिए मोबाइल से दूर रहिए और सोशल कनेक्टिविटी से दूर रहिए। कहीं जाकर किसी एक कमरे में साधना करनी शुरू कीजिए, और जितना अंधेरा होगा उस कमरे में उतना अच्छा है। और एक हफ्ते के बाद जो ड्रीम आएंगे ना, वो रियलिटी है, क्योंकि आपका ब्रेन बिल्कुल लाइट हो चुका है, आपके एंडोर्फिन्स एक्टिवेटेड हो चुके हैं, आपका डोपामीन, आपका एपिनेफ्रिन, आपका हिस्टामिन सारा बैलेंस हो चुका है, आपका बॉडी माइंड का सेटअप बैलेंस है। और साथ में एक काम और, आहार जितना अल्प हो उतना अच्छा। अल्प आहार, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना, सिर्फ फ्रूट्स की डाइट पे रहना है, नेचुरल डाइट पे रहें एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते। और सर जो हम पास्ट लाइफ से अपनी चीज़ें लेकर आते हैं, जो ये मिस्टिक एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, साधनाएं लेके आते हैं, ये कब एक्टिवेट होती हैं? क्योंकि कई लोग होते हैं जो बचपन से एक्सपीरियंस बताते हैं, कई लोग होते हैं जो एक समय 20 साल गुजर गया, 30 साल गुजर गया, उसके बाद एक्टिवेट। ये क्या किसी दशा पे निर्भर करती है? मैम ये कई फैक्टर्स पे निर्भर करती है। मेरे साथ जो मेरा ज्ञान स्टार्ट हुआ, मेरे पिता के देहांत के बाद स्टार्ट हुआ। अच्छा। मुझे जो फील हुआ कि मेरे अंदर कुछ है, क्योंकि तब तक लाइफ को मैंने सीरियसली लिया ही नहीं। उनके होते लाइफ सिक्योर थी, सब कुछ था, नॉर्मल चल रहा था जो चल रहा है। मुझे वो कहते थे एटर्नल फेस्टिविटी मोड पे रहता है, कि फेस्टिविटी कभी ओवर नहीं हो रही इसकी। और उनके बाद से उन्हें गए हुए काफी साल हो गए, और मैं शायद अपने कई दोस्तों से मिला भी नहीं उसके बाद। मैं छुट्टी नहीं लेता, मैं 24 घंटे काम करता हूं। मैं रात को शायद 2 घंटे सोता हूं या 1 घंटा सोता हूं, मुश्किल से, वो भी कभी कभी। कभी ऐसा होता काम करते जा रहे हैं, बिल्कुल रूटीन फिक्स है मेरा। अब ये साधना कैसे उतरी? पेन में। पास्ट लाइफ आपके किसी ट्रिगर पे आधारित हो सकता है, कि मेरा कोई ट्रिगर एक्टिवेट हुआ तब मैं अपने पास्ट में गया। नॉर्मल ब्रेन पास्ट को क्यों भूलता है? पहले हम इसी क्वेश्चन पर शुरुआत करते हैं कि आज आप अपनी इस जीवन में पास्ट क्यों भूले हुए हैं? क्योंकि वो इररिलेवेंट है। जिस दिन उसकी रेलेवेंस होगी, किसी ना किसी तरीके से आपके पास वो विजन आना शुरू हो जाएगा।
ब्रेन काम का है। ब्रेन हमेशा तब काम करता है जब वो रेलेवेंस फील करता है। अगर आपके पास को देखना रेलेवेंट है ना, आप अपने आप पास में स्विच ऑन कर जाएंगे। मैं काम कराता हूं, मैं एक प्रैक्टिस कराता हूं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मेरे पास कितने ही लोग होते हैं कि हमारे को पास्ट लाइफ में ले चलिए। क्यों? उन्हें कुछ जानना है। कोई लॉस हो रहा है बिजनेस में, इसका आंसर पास्ट में होगा। कोई तबियत खराब हो गई, इसका आंसर पास्ट में होगा। और आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट इसी बात पे काम कर रहे हैं कि आपका हर आंसर पास्ट में है। प्रेजेंट कहां जा रहा है? इन्होंने पूरा प्रेजेंट समझ लिया जो आप इन्हें पास्ट में लेके जा रहे हैं। मैम, जो आप समझ के देखिएगा, मुझे आंखों से इस कमरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे थर्ड आई से क्या दिखाई देगा? सही बात है। यदि मेरा शरीर किसी काबिल नहीं है तो मेरा ऊर्जा शरीर किसी काबिल होगा? कभी भी नहीं। जो आंख से नहीं देख पा रहा वो थर्ड आई से भी नहीं देख पाएगा। जिसे प्रेजेंट नहीं देख पा रहा वो पास्ट को क्या ही महसूस करेगा। कितने पेशेंट्स को मैंने मना किया, कितने लोगों को मैंने मना किया कि पास्ट लाइफ में मत जाइए। आप मुझे पैसा दे देंगे, मैं ले लूंगा, मेरा काम है, प्रोफेशनली कर लूंगा। कल कोई मूवी देखी होगी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, वही मूवी चल रही होगी। दिमाग तो वही दिखाएगा ना जो आप लेके बैठे हुए हैं। जब मैंने उन्हें कहा, लेके गया भी पास्ट में, उन्होंने कहा सर हमें तो ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक के ऊपर जा ही नहीं पा रहे। हमारे पास मॉर्निंग मेडिटेशन में 5 से 6 बजे करते हैं मैम, उसमें हम ग्रुप को पूरे पास्ट लाइफ में ले आते हैं। अच्छा जी, वहां ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। मेरा 5 बजे का मेडिटेशन क्या है, थेरेपी सेशन होता है। कभी उसमें एनएलपी होती है, कभी उसमें हिप्नोसिस होता है, कभी साउंड थेरेपी होती है। तो मैं कई मोडेलिटीज यूज करता हूं। मैम, लोग कहते हैं कि मेडिटेशन एक सा करना चाहिए, वो प्रकार की साधना है। आप साधना कर रहे हो, कहानी अलग है। अगर आप अपने आप को रिलैक्सेशन के लिए काम कर रहे हो तो कहानी अलग है। लोग समझते हैं कि जैसे किसी ने साधना करी एक बीज मंत्र पे, एक प्रकार की साधना कई सालों तक, वो सिद्ध कर लिया उसने चक्र, हम भी ऐसे करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होता। हम डेली मॉर्निंग मेडिटेशन में सबको ऑरा स्कैन करते हैं, फिर गाइडेंस लेते हैं, और जो उस दिन का मेडिटेशन होता है वो हम कराते हैं। जब हमने उसमें पास्ट लाइफ में लेके गए लोगों को, मैम, लोगों के इतने विरले अनुभव हुए और मैम इतने प्यारे अनुभव हुए, उनके पास आंसर्स मिले। अब आप सोचिए, किसी इंसान ने मेरे साथ प्रोफेशनल पर्सनल अपॉइंटमेंट लिया है, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं उसने, और लोग हमारे मॉर्निंग मेडिटेशन में 1313 रुपए देके बैठे होते हैं। 1313। मैंने इसकी फीस भी ऐसी रखी है गाइडेंस लेके। आप सोचिए कि आप इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम से गुजरे, उसके बाद आपको क्या मिला? शून्य। और कई लोगों ने क्लेम करा कि मुझे कुछ मिला, पर मैम जो मिला ना, उस पर भी जब हमने उनका ऑरा स्कैन किया तो वहां दिखा कि इसे मिला कुछ नहीं है, इसे लगता है इसे मिला है। ये ऑरा स्कैनिंग से कैसे आप पता करते हैं? हमारे 7 चक्र होते हैं। हमारे शरीर का एक आभा मंडल होता है। किसी एरिया का पर्टिकुलर एक कलर सेट होता है, वो अगर उससे डिस्टर्ब्ड है तो हमें पता लग जाता है कि ये इंसान अभी भ्रमित है। या फिर आप एक टोटल ओवरऑल एक कलर दिखा रहे हो मुझे, तो मैं वहां से भी चेक कर लूं कि दिक्कत चल रही है। कोई एग्रेशन में होता है तो उसका कलर होता है, कोई झूठ बोलता है तो कलर होता है, कोई बात छुपाता है कलर होता है, दिख जाता है आसपास की ये झूठ बोल रहा है, तो, ये कर रहा है। देखो, माइक्रो एक्सप्रेशन पकड़ना एक अलग विद्या है कि आप यहां से देख लो, आप यहां से देख लो, आप इधर से देख लो, ये विद्या होती है। बट माइक्रो एक्सप्रेशन के आर्टिस्ट होते हैं लोग कि माइक्रो एक्सप्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। आप मीडिया फील्ड में आप जानती हैं कैसे कैसे लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को, बट मैम ऑरा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आंखों की पुतलियों की मूवमेंट बहुत कम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि स्थिर आंखों के साथ झूठ बोलना ये कला है, ये एक बहुत बड़ी कला है। देखने लगते हैं लोग झूठ बोलते हैं। क्योंकि इनसिक्योरिटी करना, जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमारी आंखें उधर, इधर या इधर डीप चली जाती हैं। हम ध्यान में सामने देखते हुए कम जा पाते हैं। जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और मैं ध्यान में जाऊं तो मैं ऐसे करते करते आई एम नॉट लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग थ्रू यू। यस। तो एक तो ये होता है। और यूजुअली क्या होता है, जब मेरे साथ है मैं इस तरफ जाता हूं ध्यान में, मैं उतर जाता हूं ध्यान के अंदर और दिखता है फिर वहां कुछ। ऐसे ही हम आंख से पढ़ लेते हैं यूजुअली, पर ऑरा स्कैनिंग में क्या है, कलर दिखते हैं। प्लांट है, हेल्दी है नहीं है, इसके आभा से पता लग जाएगा। पानी है, हेल्दी है नहीं है, इसके आभा से पता लग जाएगा। कुछ पैटर्न है जो फिक्स है। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है कि मैं पास्ट लाइफ में गया था और मुझे बहुत कुछ दिखा, मुझे पैटर्न दिख जाते हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि सिद्ध हैं, असिद्ध हैं, पैटर्न दिख जाते हैं। बहुत लोगों से मेरी इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। कई लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा प्रेम है उन लोगों से और बिल्कुल उनसे विरक्ति हो गई है
किस कारण से? क्योंकि वो किसी एक अप्रोच को लेकर अटके हुए हैं। अब ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है कि वो सही है, मैं सही हूं। ऑरा स्कैनिंग से हम ये सब जान लेते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप मुझ पे भरोसा मत कीजिए, आप सीख लीजिए, अपने आप देख लीजिए। आपको लगता है मैंने कुंडली गलत पढ़ी, मैंने रेमेडीज गलत पढ़ी, आप सीख लीजिए, एक दिन आप खुद जानेंगे। व्यक्ति क्या होता है कि किसी के पास आया, ज्ञान लिया, क्रिटिसाइज कर दिया। आप देखिए सही क्रिटिसिज्म की बात थी या नहीं थी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इतना स्कोप होता है ना ब्लंडर होने का कि कोई जान ही नहीं सकता। एक थेरेपिस्ट के हाथ में इतना सब कुछ रेगुलेटरी होता है ना कि मैं जो कहूंगा वो आप मान जाएंगी। आप जो देख रही हैं आपको वही सत्य लगेगा। पर पास्ट लाइफ तो मैंने भी कराया है सर। वहाँ पे आई थिंक 2 तरीके से होता है। अ, आप मीडियम होते हो, आप ही तो देख रहे होते हो, वो तो सिर्फ आपको गाइड करते हैं ना। दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं। आपने पास देखा, मैं भी आपके साथ ही हूं, अच्छा मैं भी देख रहा हूं। अच्छा अच्छा, ओके। हम ये एक दोनों ही तरीका एक ही साथ में हैं। ओके। क्योंकि देखिए अगर कोई पास जा रहा है तो मैं भी तो साथ ही हूं ना आपके। हाँ। और यदि मैं ऐसा हीलर नहीं हूं तो मैं तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट हूं ना। मैं तो, ओके। आप माँ गर्भ में जा रहे हो, आप बचपन में जा रहे हो, आप 10 साल पीछे जा रहे हो, आप 5 साल पीछे जा रहे हो, ये तो स्क्रिप्ट है ना मैम। पर जब मैं आपके साथ साथ चलूं, आप 10 साल पीछे खड़े हो और मैं आपके साथ देख रहा हूं, आप 5 साल पीछे गए हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो मुझे भी दिख रहा है कि आपने क्या देखा था। आप माता गर्भ में हो, आप क्या फील कर पा रहे हो, मैं एक अनुभव ले पा रहा हूं आपके साथ में। तो एक्चुअली मैं थेरेपिस्ट हूं। ओके। यहां मैं कह रहा हूं ना बहुत स्कोप होता है। कहानियां, बातें यहीं आती हैं और लोगों को लगता है कि जो कहा था वही सत्य है। अपने आसपास देखो क्या महसूस हो रहा है। कई बार लोग वाकई में अपने आसपास देख पाते हैं जब दिमाग उनका एकदम चला था डीप। एक होता है असर्टिव ब्रेन, एक होता है नॉन असर्टिव ब्रेन। एक ब्रेन को हम कमांड देंगे, वो हां के हां करके फॉलो कर लेगा। एक ब्रेन को हम 1000 कमांड देंगे, फॉलो ही नहीं कर पाएगा, लॉजिक लगाता रहेगा। ये कमांड क्यों दे रहा है, इसका जूता कैसा है, इसके बाल कैसे हैं, इसकी शक्ल कैसी है। ये हमें तोड़ना पड़ता है पहले। ब्रेन का जब तक असर्टिव फेज होता है ना, आप डीप नहीं जा पाते। पास्ट लाइफ में जाने से पहले वो असर्शन और रीजनिंग ब्रेक करना होता है। अगर वो रीजनिंग और असर्शन ब्रेक हो गया, जाइए, खुले द्वार है, कोई भी जाए। मैं खुद भी पास्ट लाइफ देख चुका हूं। अभी मेरा रेकी रिट्रीट था और उसमें मैंने कितने पास्ट लाइफ देखे थे? 6-7 पास्ट लाइफ देखे थे अपने। मैं 11 पहले देख चुका था, 6-7 और देखे थे मैंने। एंड आप जज कैसे करते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो मतलब रियल आपके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस? मैं आपसे मिला, आपके साथ मैंने पास्ट लाइफ देखना शुरू करा कि मैं इस व्यक्ति से पहले मिला हूं कि नहीं क्या मिला। बात कर रहे हैं? जी, यहीं से शुरू होता है रिट्रीट पे। मैं किसी से मिला और मुझे लगा कि मैं इससे पहले मिल चुका हूं, तो मुझे जानना था मैं ऐसे कितने जन्मों में मिल चुका हूं और कब तक मिल चुका हूं। मैंने उस व्यक्ति के साथ 3 मृत्यु ली हैं। 3 मृत्यु, एक सांप की फॉर्म में, एक जवान लड़का लड़की की फॉर्म में, एक 2 बच्चों की फॉर्म में जिन्हें मिट्टी में गाड़ दिया गया था जिंदा। लड़की को मारा गया था और मैं जीवित था और मैं बैठा हुआ देख रहा था मिट्टी गिरते हुए। ये भी रीसेंट एक्सपीरियंस है मेरा, दिसंबर में मैं देखा है। और इट वॉज सो पेनफुल, इट वॉज सो पेनफुल। मेरी पूरी टीम मेरी हीलिंग कर रही थी और मैं जोन से बाहर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि आपके एंकर्स किसी को ड्रॉ करने पड़ते हैं, खींचना पड़ता है। ये लोग कमांड पे कमांड दे रहे थे, मैं उस जोन में ट्रेवल करता जा रहा था। और उसके बाद मैं एक जोन से दूसरे जोन में, दूसरे जोन से तीसरे जोन में, इतना पेनफुल था ना मैम, इतना पेनफुल था। शायद मैं बीच में रोया भी था, मेरे आंसू भी आए थे। ये लोग बता सकते हैं क्योंकि ये लोग देख रहे थे उस दशा को। मुझे जानना था क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति के बारे में लगा कि डेफिनेटली मेरे माइंड में आ रहा है, बार बार कुछ स्ट्राइक कर रहा है, कोई बीकन स्ट्राइक कर रहा है कि इसको मैं जानता हूं, रहा हूं, इसके साथ तो मैं रहा हूं। और हम जो देख के बाहर आया तो बहुत पेनफुल था। अब सोचिए कि पास्ट लाइफ के कितने मेथड हो सकते हैं। साधना करते हुए कोई भी आसानी से पास्ट लाइफ में जा सकता है। अगर आप सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं, 3 से 4 बजे के करीब मेडिटेशन करते हैं, 3:30 बजे मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं शांत होती हैं। जो अच्छी ऊर्जाएं वो बहाव में होती हैं। आप अंधेरे में, स्पेशली अंधेरे में, जब आपका पीनियल ग्लैंड एकदम अंधेरे में एक्टिवेट हो चुका होता है, काम करना शुरू करता है, उस स्थिति में आप जब बैठेंगे और केवल अपने श्वास पे ध्यान देंगे और अपने दिमाग को आदेश दे दिए कि आपको पास में जाना है, आपको देखना है, बस एक बार बोल के शांत हो जाइए। एक बार आदेश देना बहुत है। जैसे आपने अपने पीनियल को, अपनी थर्ड आई को आदेश दिया, आपका अपने आप माइंड उस एंकरिंग स्टेट पे चला जाएगा, दिखाएगा आपको।
और दिन में शायद कई बार वो ऐसे दृश्य मिलेंगे आपको, जब आप अपना काम कर रहे हैं आपको फ्लैश आने शुरू हो जाएंगे एकदम से। क्योंकि हम राम सर से बात कर रहे थे किसी बारे में, तो मैंने क्या बोला कि ट्रिगर एक्टिवेट हो गया। हाँ, क्या था वो? उनका एक ड्रीम था। उस ड्रीम में जब हमने पहली बार मिले राम सर से, तो एक बात हुई थी। जी जी। अगली बार हुए तो कुछ मैंने हीलिंग दी, कुछ ट्रिगर स्टार्ट किया, वो ड्रीम के अंदर जाने शुरू हो गए। अब मैंने उस ड्रीम का एक गेट और नॉक कर दिया, नॉक करा था, दिमाग वो गेट खोल देता है, पास्ट में जाने शुरू हो गए। अब उन्होंने बताया कि अब उन्हें प्रेमनिशंस होती हैं, अब वो जो बोलते हैं वो होने वाला होता है या हो चुका होता है। मैम ये ब्रेन की ना एक प्रोग्रामिंग होती है, ये आप भी कर सकते हैं, ये हमारे पास कोई भी व्यूअर कर सकता है। कैसे? कि शांत होकर मॉर्निंग में बस मेडिटेशन स्टेट में जाकर अपनी सांसों पे ध्यान करना है और एक बार कमांड देनी है थर्ड आई पे कि मुझे ये जानना है। मान लीजिए किसी के पितरों ने कहीं कोई गलती करी है, चार्ट में दिख गया मुझे कि इस चार्ट के अंदर राहु के साथ में सूर्य की एक युति आ रही थी और वो भी आ रही थी नवम भाव के अंदर। तो मुझे ये पूरा बना कि पितृदोष का फॉर्मेशन तो है। अब मुझे समझ में ना आया कि किस लेवल पे है। उसने पूछा किस जनरेशन ने किया है। मैंने कहा ये तो चार्ट के अंदर देखना है, बहुत समय लगेगा मुझे कम से कम 4 से 5 महीने की साधना चाहिए होती है इसके लिए, और भी टाइम लग सकता है सही आंसर तक पहुंचने के लिए। ऐसा हो सकता है कोई बहुत ज्यादा साधक हो वो जल्दी देख ले, बट मुझे काफी टाइम लगता है किस जनरेशन तक पहुंचने के लिए। मेडिटेशन स्टार्ट कराया और मैं मेडिटेशन के अंदर 3rd से 4th जनरेशन तक पहुंच गए वो लोग, और वहां उन्हें अपने पिता कोई कृत्य करते दिखाई दिए किसी महिला के साथ में। जैसे ही उन्होंने कृत्य देखा उन्हें समझ में आ गया मेरे पिता जो मेरे उस वक्त के पुत्र थे उन्होंने कृत्य किया था। दिमाग ना अपने आप वो प्रोग्रामिंग पे चला जाता है अगर आप उसे एंकर दे दो। लोग समझते हैं कि ये बाहर से हो सकता है, आप मुझे गवर्न कर सकती हो एक लेवल तक, बट मैम उसके बाद तो मेरा अपना माइंड भी मुझे गवर्न कर सकता है। बट मैम ये ना एक रेगुलर प्रोसेस है, किसी से हम धीरे धीरे करना चाहिए, ये एकदम से लीप नहीं ले सकते। अगर आप एकदम से लीप लोगे तो आप शैटर हो जाओगे। जैसे मैंने भी ट्राई करा कि किसी के साथ मेरा कोई क्या संबंध है, मैंने कूदने का प्रयास करा, तो मुझे जो इन लोगों ने बाद में बताया कि बहुत पेन हो रहा था उस वक्त, और मैं इतने पेन में था कि मुझसे बाहर नहीं आ जा रहा था। 4-5 घंटे लगे मुझे उस योनि से बाहर आने में, और मैं फिर शायद नींद में सो गया, मेरे ख्याल से मैं गहरी नींद में सो गया। और जब छोटा बच्चा होता है रोते रोते सो जाता है, मैं सोया और जब मैं उठा तो मैं फ्रेश था, मुझे पता ही नहीं मैं किस स्टेट में हूं। तो ब्रेन को ना आप गवर्न नहीं करिए जैसे आपको रेगुलर लोग सिखाते हैं, ब्रेन को आप गवर्न करिए मेडिटेशन स्टेट में। अच्छा। आप अगर चिंतन मनन नहीं करते हैं तो आप पास्ट लाइफ को नहीं समझ पाएंगे। लोग रेगुलर चिंतन मनन नहीं करते हैं। चिंतन मनन का समय होता है 3:30 से 4:30 या 3 से 4 ब्रह्म मुहूर्त। और मैम मेरा अपना भी खुद का एक्सपीरियंस है कि इस टाइम पीरियड पे मुझे पता नहीं क्या क्या गाइडेंस मिली है। मेरी जितनी न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा नहीं पढ़ाता ऐसे लोग पढ़ाते हैं। मेरा बात करने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका भी डिफरेंट है। मैं वैसे नहीं बात करता जैसे टिपिकल लोग एस्ट्रोलॉजर बात करते हैं। मुझे हर वक्त ना एक दिखता है कि हर चीज यूनिवर्स ने किसी कारण से बनाई है। अंक है तो उसका स्ट्रक्चर भी किसी कारण से है। अगर एक यू बना है ना तो उसके पीछे भी एक आध्यात्मिक लेसन है। तो मैं न्यूमरोलॉजी में पढ़ाता हूं कि 1 ऐसा ही क्यों है, 2 ऐसा ही क्यों है, 3 ऐसा ही क्यों है। अगर बृहस्पति है तो उसका नाम बृहस्पति क्यों है, ऐसा क्या हुआ जो बृहस्पति एक साथ करना पड़ा। क्लास में मैंने समझाया भी था एक बार, राहु जैसा वर्ड होता है, राहु, रावण, राहु, राम, इनमें रा आगे आ रहा है और पीछे एक शब्द लग रहा है। तो रा का मतलब जो निकलता है संस्कृत में प्रचंड, बहुत बड़ा, विकराल, महा। हम अगर वाकई में चीजों को इस तरीके से पढ़ेंगे ना हम, तो हम वाकई में किसी नॉलेज सेंटर तक पहुंचेंगे कि ये पत्री खाली एक ऐसा नहीं कि क्या समय है और बचना कैसे है। ये कर्म है, तुमने क्या कर लिए और क्या करने बनते हैं, इस जीवन में क्यों पैदा हुए थे। लग्न और लग्नेश से व्यक्ति देख सकता है कि आप किस कारण से इस योनि में आए थे। पंचम से देख सकते हो कि आप और क्या बचपन में कर चुके हो, और नवम से देख सकते हो कि आगे क्या करोगे। These are the very deep things on. बिल्कुल बिल्कुल। मेरे आखिरी सवाल का आंसर भी आपने दे ही दिया कि अगर किसी को प्रेमोनिशंस आ रहे हैं तो वो फर्दर आगे और क्या कर सकते हैं। आपने बताया ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, साधनाएं करिए। तो अगर आपके साथ ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो सर ने जैसे बताया, जो तरीके बताए, आप वो एक बार ट्राई करके देखिए। क्या पता कोई और दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला हो और आप वहाँ तक पहुँच जाएँ इन साधनाओं और मेडिटेशन की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे बताइएगा, और अगर आपको कोई अनुभव हो रहे हैं तो वो भी मेरे साथ साझा करिएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।